प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के प्रचार अभियान के तहत बुधवार को नमो ऐप के जरिए राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत मेरा बूथ सबसे मजबूत नारे के साथ होगी। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी चुनाव से पहले मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 22 जनवरी को दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान में पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ सफलता की प्रमुख रणनीतियों को साझा करेंगे। ये बूथ कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे और उन्हें दिल्ली में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करेंगे। चुनावों से पहले राजनीतिक दलों ने अपने अभियान तेज कर दिए हैं। भाजपा ने भी सरकार बनाने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है और नेता अब चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। इससे पहले शुक्रवार को भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा सुधार, महिलाओं को सशक्त बनाने, वरिष्ठ नागरिकों का समर्थन करने और आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने पर मुख्य ध्यान दिया गया। पार्टी ने दिल्ली के लोगों के लिए अधिक समावेशी और सहायक वातावरण बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू करने और मौजूदा योजनाओं को बढ़ाने का संकल्प लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को पार्टी का दिल्ली विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। प्रमुख वादों में भाजपा ने महिलाओं के लिए कल्याणकारी पहलों की एक श्रृंखला की घोषणा की, जिसमें गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 6 पोषण किट और 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रावधान शामिल है। महिला समृद्धि योजना के तहत भाजपा ने दिल्ली में महिलाओं के 500 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता का प्रस्ताव रखा है, जिसका मुख्य और आर्थिक उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसके अलावा कम आय वाले परिवारों का समर्थन करने के लिए भाजपा ने ऐसे परिवारों की महिलाओं को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया है। पार्टी ने होली और दिवाली के अवसर पर एक मुफ्त सिलेंडर देने की भी प्रतिबद्धता जताई है। जम्मू कश्मीर में संभावित आतंकवादी हमलों के खुफिया अलर्ट के बीच गणतंत्र दिवस समारोह को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। जहां मुख्य समारोह जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। 20 जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा की कड़ी निगरानी की जा रही है। कश्मीर में सड़क नाकाबंदी, वाहनों की जांच और घेराबंदी तलाशी अभियान तेज किए गए हैं। आईजीपी कश्मीर वीके विर्दी ने बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में सुरक्षा उपायों की समीक्षा करते हुए कहा है कि गणतंत्र दिवस के सफल आयोजन के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल पूरी तरीके से तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों की व्यापक तैनाती की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर संवेदनशील इलाकों की समीक्षा कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थलों और आसपास के क्षेत्रों की निगरानी के लिए ड्रोन और उच्च रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे तैनात किए गए हैं। उत्तरी कश्मीर के सोपोर, कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपुर और हंदवाड़ा के साथ दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपिया, अनंतनाग और कुलगाम में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खुफिया इनपुट के आधार पर चलाए जा रहे अभियानों के तहत गुजरपट्टी सोपोर में एक ऑपरेशन हुआ। इस दौरान एक जवान शहीद हो गया। हालांकि आतंकवादी भागने में सफल रहे। सोपोर के जालोरा गुजरपट्टी इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी रहा, क्योंकि सुरक्षा बलों ने एक सैनिक की हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों की तलाश तेज कर दी है। अधिकारियों के अनुसार बीहड़ इलाके में चल रहे अभियान के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी जा रही है, जिसे रविवार को सुरक्षा बलों की ओर से एक ठिकाने के अंदर गतिविधि का पता चलाने के बाद शुरू किया गया। सोमवार को आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में एक सैनिक मारा गया। मृतक सैनिक का वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पे सामने आया, जिसके बाद सोपोर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों के साथ घटना से संबंधित संवेदनशील विवरण या दृश्य साझा करने से बचने का आग्रह किया गया है। अपने एक्स हैंडल पर साझा किए गए एक बयान में सोपोर पुलिस ने चेतावनी दी है कि कुछ लोग गुजरपट्टी या जालूरा घटना के बारे में संवेदनशील विवरण को बिना सोचे समझे प्रसारित साझा कर रहे हैं। सभी को ऐसे गैर जिम्मेदाराना हरकतों से दूर रहने की सलाह दी गई है जो राज्य की सुरक्षा से समझौता करती हो। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद वॉशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई है। बता दें कि अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपनी पहली बहुपक्षीय बैठक के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की पेनी वांग और जापान के इवाया ताकेशी की मेजबानी की। चीन को कड़ा संकेत देते हुए क्वाड देशों ने एक संयुक्त बयान में यथास्थिति को बदलने की कोशिश करने वाली किसी भी एक तरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली है। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने इस साल अंत में क्वाड
लीडरशिप समिट के भारत में आयोजन की पुष्टि की है। क्वाड देशों एक संयुक्त बयान में कहा है कि हम चारों देशों का ये दृढ़ विश्वास है कि समुद्री क्षेत्र सहित सभी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून, आर्थिक अवसर, शांति, स्थिरता और सुरक्षा भारत प्रशांत के लोगों के लिए और समृद्धि को दर्शाता है। हम किसी भी एक तरफा कार्रवाई का भी दृढ़ता से विरोध करते हैं और बलपूर्वक या जबरदस्ती यथास्थिति को बदलने का प्रयास करती है। साथ ही कहा गया है कि हम बढ़ते खतरों के बावजूद क्षेत्रीय, समुद्री, आर्थिक और तकनीकी सुरक्षा को मजबूत करने के साथ विश्वसनीय और लचीले आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें कहा गया है कि हम आने वाले महीनों में क्वाड के काम को लेकर तेजी देने के लिए तत्पर है और भारत द्वारा आयोजित अगले क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए हम नियमित आधार पर एक साथ मिलेंगे। बयान में कहा गया है कि क्वाड मंत्रियों ने स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को मजबूत करने के लिए साझा प्रतिबद्धता दर्शाई है। यहाँ कानून का शासन, लोकतांत्रिक मूल्य, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखा और बचाया जा सकता है। इससे पहले अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कार्यालय में अपने कार्यकाल के पहले दिन क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी के साथ अपना काम शुरू कर दिया। बैठक से पहले क्वाड के विदेश मंत्रियों ने रूबियो के साथ अपने देशों के झंडों के साथ तस्वीरें खिंचवाई और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार बुधवार को महाकुंभ में विशेष कैबिनेट बैठक करेगी। आधिकारिक बयान के अनुसार यूपी कैबिनेट के सभी 54 मंत्रियों को बैठक में आमंत्रित किया गया है, जिसमें राज्य के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बयान में कहा गया है कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। अधिकारियों ने बताया है कि कैबिनेट की बैठक होने वाली है अरैल के त्रिवेणी संकुल में ये होगी। पहले ये बैठक मेला प्राधिकरण सभागार में होनी थी, लेकिन वीआईपी सुरक्षा के कारण तीर्थयात्रियों की आवाजाही बाधित होने की चिंता के कारण बैठक का स्थान बदल दिया गया है। बैठक के बाद पूरा मंत्रिमंडल अरैल वीआईपी घाट से मोटर बोट से संगम जाएगा। संगम पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, अन्य कैबिनेट सदस्य अनुष्ठान करेंगे और पवित्र डुबकी लगाएंगे। ये पहली बार नहीं जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ संगम गए हैं। 2019 में कुंभ मेले के दौरान उन्होंने अपने मंत्रियों से अन्य संतों के साथ औपचारिक डुबकी लगाई थी और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है और कई ऐसी योजनाएं हैं जो इस बैठक में लागू किए जा सकते हैं। 10 ऐसे योजनाएं बताई जा रही है जिस पे ठप्पा लग सकते हैं और ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। महागिफ्ट जो है वो मिलने वाला है और ऐसे में इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में इस वक्त महाकुंभ चल रहा है और उसी महाकुंभ में ये बैठक होने जा रही है, जिससे काफी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि काफी खुशखबरी निकल के सामने आएगी, खासकर यूपी की जनताओं के लिए। और ऐसे में महाकुंभ की तैयारी भी लगातार कई दिनों से चल रही थी और महाकुंभ अपने पीक टाइम पे है। हालांकि आने वाले दिनों में और कई ऐसे महत्वपूर्ण स्नान है जो कि महाकुंभ में होने हैं, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी सख्त नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी लगातार जो स्नान हुए महाकुंभ में और जो बड़े से बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं उसके लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और एक के बाद एक चीजें जो है वो निकल के सामने आनी शुरू हो गई और ऐसे में ये बैठक काफी ज्यादा मायने रखती है क्योंकि बड़े फैसलों को मंजूरी मिल सकती है इस बैठक में, इसलिए बैठक कई लिहाज से मायने रखती है। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जितन राम मांझी के मुंगेर जनसभा में दिए गए बयान के बाद उनकी तरफ से केंद्रीय मंत्री पद छोड़े जाने की अटकलें तेज हो गई है। इसको लेकर मंगलवार को दिन भर सियासी गलियारों में हलचल मची रही, जिस पर खुद मांझी को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वेब पोर्टल और समाचार चैनलों के द्वारा भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है कि जितन राम मांझी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा है कि मैंने मुंगेर की सभा में हो रही देरी को लेकर कहा था कि आप लोग लेट कर रहे हैं जिसके कारण मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। वैसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे मरते दम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। हम सब अभी देश और बिहार के हित का कार्य कर रहे हैं, तो कुछ मीडिया घराने विपक्ष के इशारे पर हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो सचेत हो जाए, अन्यथा मैं उनके खिलाफ न्यायालय की शरण लूंगा और प्रेस काउंसिलिंग में शिकायत दर्ज करवाऊंगा। इससे पहले पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान भी मांझी मुंगेर की जनसभा में दिए गए बयान से पलटते हुए नजर आए। उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि क्या 40 सीटें नहीं मिलने पर आप कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे, इस पर मांझी ने कहा कि ऐसा आपसे किसने कहा, कोई नाराजगी नहीं। उनसे पूछा गया कि दिल्ली में आपको सीट नहीं मिली तो नाराज क्यों। इस पर मांझी ने कहा
कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें इतना बड़ा पद मिला हुआ है, ये कोई मामूली बात नहीं है। दिल्ली में हमारा एनडीए को पूरा सपोर्ट रहेगा। और मुंगेर की जनसभा में जीतन राम मांझी की झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीट ना मिलने पर नाराजगी दिखाई दी। उन्होंने कहा कि झारखंड में हमको सीट नहीं मिली, ठीक है, नहीं मांगी तो नहीं मिली। दिल्ली में भी सीट नहीं मिली, हमने सीट नहीं मांगी तो नहीं मिली, लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं। जब हमारे कार्यक्रमों में भीड़ आ रही है, वोटर हमें वोट देने के तैयार है, तो फिर सीट क्यों नहीं मिली? हम फरियाना नहीं चाहते, लेकिन जो हमारा वजूद है उसके आधार पर सीट दो। इससे हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदे के लिए कह रहे हैं। लगता है हमें कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा।